नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 26 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा क्रैश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत 27 अप्रैल यानी कि बुधवार को सुबह 10 बजे से भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पर चर्चा किया जाएगा और आप सभी इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसका उपयोग कर आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से इसका आयोजन किया जाएगा और आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसका उपयोग कर इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कुरिल द्वीप समूह को लेकर के जो न्यूज आया है, रूस और जापान के बीच में इसको लेकर के जो विवाद है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे संवैधानिक मामले लंबित पड़े हुए हैं जिनका सुलझना बहुत ही जरूरी है। इसको आधार बना करके जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे और भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय संरक्षण को लेकर के जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के द हिंदू समाचार पत्र के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया जो कि कुरिल द्वीप समूह को लेकर के है। यह टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये द्वीप समूह क्यों चर्चा में है। आपको ध्यान में रखना है कि 22 अप्रैल को जापान के द्वारा उनका जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है उसको रिलीज किया गया और इस ब्लू बुक में कुरिल द्वीप समूह, जिसे जापान के द्वारा जापान का उत्तरी क्षेत्र और रूस के द्वारा दक्षिणी कुरिल कहा जाता है, उसको जापान के द्वारा रूस के अवैध कब्जे के तहत वर्णित किया गया। यानी कि जापान का यह कहना है कि कुरिल द्वीप समूह पर रूस का अवैध कब्जा है। आपको यह ध्यान में रखना है कि लगभग 2 दशकों में यह पहली बार है जब जापान के द्वारा इस विवाद का वर्णन करने के लिए अवैध कब्जे जैसे शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब इस विवाद पर जापान के द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि जापान ने 2003 से ही इस विवाद में नरम भाषा का प्रयोग किया है। अगर हम जापान की डिप्लोमेटिक ब्लू बुक की बात करें तो यह जापान की विदेश नीति और जापान में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। यानी कि यह रिपोर्ट ये दर्शाता है कि जापान का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या मत है, उसका क्या कहना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जापान के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि कुरिल द्वीप समूह पर रूस का अवैध कब्जा है। अगर हम कुरिल द्वीप समूह की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस क्षेत्र को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है उसे रूस के द्वारा दक्षिणी कुरिल कहा जाता है, जबकि जापान के द्वारा इसे जापान का उत्तरी क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। आप देख सकते हैं ये है कुरिल आइलैंड जो ओखोटक सागर को पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर से अलग करता है। आप देख सकते हैं ये है सी ऑफ ओकोटस्क और यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन और ये जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा कुरिल आइलैंड है। और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है जिसे रेड कलर से दर्शाया गया है, जहां पर 4 द्वीप हैं, इसी को लेकर के रूस और जापान के बीच में विवाद है। आप ये देख सकते हैं ये है जापान का सबसे उत्तरी प्रांत जिसे हम होक्काइडो के नाम से जानते हैं और इस फिगर में आपको रसिया की जो टेरिटरी है, रसिया का जो क्षेत्र है वो भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये है कामचटका पेनिनसुला जो कि रसिया के अंडर आता है। उसी तरीके से यहां पर आपको सखालिन आइलैंड मिलेगा जो कि अभी रसिया के कब्जे में है और कुरिल आइलैंड का जो उत्तरी भाग है उस पर भी अभी पूरी तरीके से रसिया का कब्जा है। लेकिन जो विवाद है वह इस आइलैंड के दक्षिणी भाग को लेकर के है। जैसा कि मैंने कहा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जापान का
सबसे उत्तरी प्रांत होकाइदो है और इसके अगल बगल में 4 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे और ये द्वीप हैं एटोरुफु द्वीप, कुनासिरी द्वीप, सिकोटन द्वीप और हम्बोबाई द्वीप। तो यहाँ पर ये 4 द्वीप हैं, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जिसे कि यहाँ पर रेड कलर से दर्शाया गया है। ये जो 4 द्वीप हैं वे जापान के बहुत ही नजदीक हैं, आप देख सकते हैं फिगर में, और इसलिए जापान के द्वारा इसे अपना क्षेत्र माना जाता है, जबकि रूस के द्वारा इस पूरे के पूरे कुरिल आइलैंड पर अपना अधिकार जताया जाता है। और इसी को लेकर के रूस और जापान के बीच में विवाद बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अभी के टाइम में यह फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि रूस और जापान दोनों के द्वारा इस पर अपना दावा किया जाता है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इस पूरे द्वीप पर रूस का नियंत्रण है। आपको ध्यान में रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ के द्वारा इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया गया था और 1949 तक वहां पर जो जापानी निवासी थे उनको यहां से निकाल दिया गया था। जापान ने अपने निवासियों को वहां से वापस बुला लिया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी द्वीपों पर, इनमें वे द्वीप भी शामिल हैं जिनको जापान अपनी टेरिटरी मानता है, अपना क्षेत्र मानता है, उन सभी पर रूस का कब्जा है। हालांकि जापान का ये कहना है कि रूस और जापान के बीच में जो पुरानी संधियां हैं वह इस बात को दर्शाती हैं कि इन द्वीपों पर जापान का संप्रभुता है, वे इसके क्षेत्र हैं। और इसको समझने के लिए आपको इसके इतिहास को जानना पड़ेगा, जिसकी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। आपको ध्यान में रखना है कि 1855 में रूस और जापान के बीच में शिमोडा की संधि हुई थी और इस संधि में यह कहा गया था कि जापान को जो 4 सबसे दक्षिणी द्वीप हैं वे दे दिए जाएंगे, यानी कि जापान जो है इन 4 सबसे दक्षिणी द्वीपों पर अपना नियंत्रण रखेगा और बाकी जो शेष द्वीप हैं उसका नियंत्रण रूस को दे दिया जाएगा। तो इस फिगर में हमने जिन 4 आइलैंड की बात की है, इन्हीं 4 आइलैंड की बात इस संधि में किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि ये चारों आइलैंड जापान के कब्जे में रहेंगे, जबकि बाकी का जो आइलैंड है उस पर रूस का नियंत्रण रहेगा। यहां पर सखालिन द्वीप को लेकर के भी चर्चा किया गया और कहा गया जो सखालिन द्वीप है उस पर रूस और जापान दोनों मिलकर के प्रशासन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1855 में ये जो सखालिन द्वीप है उस पर रूस और जापान दोनों का ही प्रभुत्व था, नियंत्रण था। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चल करके 1875 में रूस और जापान के बीच में सेंट पीटर्सबर्ग का संधि हुआ। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो संधि था उसमें यह कहा गया कि सखालिन द्वीप पूरी तरीके से रूस के नियंत्रण में चला जाएगा और इसके बदले में कुरिल द्वीप समूह पूरी तरीके से जापान को सौंप दिया जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो 1875 का समझौता था उसमें यह कहा गया कि जो सखालिन द्वीप है वह पूरी तरीके से रूस के अंदर में चला जाएगा, जबकि ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है जिसे हम कुरिल आइलैंड के नाम से जानते हैं वह पूरी तरीके से जापान के कब्जे में रहेगा। आप यहाँ पर रंगों के अनुसार यह पहचान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आइलैंड येलो कलर से दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि 1875 में यह कहा गया था कि इस पूरे आइलैंड पर जापान का कब्जा होगा, जबकि जो सखालिन द्वीप है उस पर रूस का कब्जा होगा। तो ये 1875 की स्थिति है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आगे चल करके 1905 में जब रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ जिसमें जापान के द्वारा रूस को हरा दिया गया था, उसके बाद जापान ने जो सखालिन द्वीप है उसका दक्षिणी हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सखालिन द्वीप है उसका दक्षिणी हिस्सा यहां पर जापान के कब्जे में है। तो ये 1905 की बात है। आगे चल करके जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब सोवियत संघ के द्वारा पूरे के पूरे कुरिल आइलैंड को जापान से छीन लिया गया, उसका कब्जा उस पर हो गया और इसके साथ साथ जो दक्षिणी सखालिन है उसको भी रूस ने जापान से छीन लिया। आप देख सकते हैं यह है 1945 और यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो आइलैंड है वह पूरी तरीके से रूस के कब्जे में चला गया और उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो सखालिन आइलैंड है वो भी रूस ने अपने कब्जे में ले लिया। और तब से आज तक
ये सारे द्वीप रूस के कब्जे में हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1951 में जापान ने सैन फ्रांसिस्को की संधि की, जिसमें जापान को ये कहा गया कि जापान पूरे के पूरे कुरिल आइलैंड से अपना दावा त्याग दे। हालांकि कुछ मतभेदों के कारण सोवियत संघ ने सैन फ्रांसिस्को की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और आगे चल के जापान ने फिर से उन 4 द्वीपों पर अपना दावा करना शुरू कर दिया, जो कि जापान के जो क्षेत्र हैं उसके पास थे। और जापान का यह कहना था कि जो 4 आइलैंड हैं वे कुरिल द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, बल्कि जापान के क्षेत्र हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्हीं 4 द्वीप समूहों की, जिन पर जापान अपना दावा करता रहा है। तो जापान का यह कहना है कि ये चारों के चारों आइलैंड जापान के क्षेत्र हैं, ये कुरिल आइलैंड के क्षेत्र नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। आगे चल करके 1956 में रूस और जापान के द्वारा अपने रिश्तों को ठीक करने को लेकर के बातचीत को आगे बढ़ाया गया और 1956 में जापान और सोवियत संघ के द्वारा एक संयुक्त घोषणा जारी किया गया, जिससे कि जापान और रूस के बीच में राजनयिक संबंध बहाल किए गए। और इस घोषणा में यह सुझाव दिया गया कि जो शांति संधि होगी रूस और जापान के बीच में, उस पर हस्ताक्षर होने के बाद इन 4 द्वीपों में से 2 द्वीप रूस जापान को वापस कर देगा। और वे 2 द्वीप कौन थे? वे द्वीप थे शिकोटन और हम्बोमाई। आप देख सकते हैं कि वे द्वीप जो जापान से सबसे ज्यादा नजदीक हैं वो है शिकोटन द्वीप और दूसरा है हम्बोमाई द्वीप। तो यहां पर 1956 में जो घोषणा पत्र रूस और जापान के द्वारा जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि रूस और जापान के बीच में जो शांति वार्ता होगी और उस पर जो फैसला होगा, उस पर हस्ताक्षर होने के बाद रूस ये 2 द्वीप जापान को सौंप देगा। और इसके बाद से ही रूस और जापान के द्वारा इस मुद्दे पर नरम रवैया अपनाया गया। हालांकि आगे चल करके रूस ने फिर से इस मुद्दे पर सख्त रूप अपनाया। 1991 से पहले तक रूस के द्वारा यह भी नहीं कहा जाता था कि इस द्वीप समूह को लेकर के रूस और जापान के बीच में कोई मतभेद है। हालांकि 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा जब जापान की यात्रा की गई, उस दौरान यह माना गया कि सोवियत संघ और जापान के बीच में इस द्वीप को लेकर के एक क्षेत्रीय विवाद है। तो यह विवाद काफी समय से रूस और जापान के बीच में चलता आ रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो 1991 के बाद से ही इस विवाद को सुलझाने के लिए रूस और जापान के बीच में कई प्रयास किए गए। सबसे हालिया प्रयास जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया था, जब उन्होंने इन सभी विवादित द्वीपों पर रूस के साथ मिल करके इन द्वीपों के संयुक्त आर्थिक विकास को लेकर के चर्चा किया था। रूस और जापान दोनों ये मानते हैं कि इन द्वीपों को लेकर के जो बातचीत होगा वह 1956 के जापान सोवियत संयुक्त घोषणा के आधार पर होगा और यहाँ पर दोनों देश मिल करके इसका समाधान निकालेंगे। किसी तीसरे देश का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि अभी जिस तरीके से रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया है, उसको देखते हुए जापान ने भी इस मुद्दे को लेकर के अपने रुख को कड़ा कर दिया है। जापान के द्वारा रूस पर काफी कठोर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और जब से यह मुद्दा फिर से उठा है, तब से यह कयास लगाया जाने लगा है कि फिर से रूस और जापान के बीच में जो संबंध हैं वह काफी खराब हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है लेखक के द्वारा कि जिस तरीके से रूस ने चीन का साथ देना शुरू किया है, और आप सभी जानते हैं कि जापान और चीन के बीच में भी बहुत सारे मुद्दों पर विवाद हैं, इसी को देखते हुए जापान के द्वारा इस मुद्दे पर अपने रुख को कड़ा किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और जो बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं उसको ध्यान में रख करके इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के द हिंदू समाचार पत्र के टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, जिसका शीर्षक है द डॉक्ट फुल ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 राजनीति से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यह विषय चर्चा में क्यों है।
आप सभी को पता होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने अभी हाल ही में कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के साथ चर्चा करेंगे और गर्मी की छुट्टियों के बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उनको सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि धारा 370 को निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले ही याचिकाएं डाली गई हैं, जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी चर्चा नहीं किया है। और यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों को लंबे समय से लंबित छोड़ दिया है, उनका हल नहीं निकाला है और कहीं ना कहीं ये बातें सुप्रीम कोर्ट या फिर कहें कि न्यायपालिका की जो जवाबदेही है उस पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। अगर हम जवाबदेही की बात करें तो यहाँ पर लेखक के द्वारा ये समझाया गया है कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उसी दौरान यह प्रस्ताव लाया गया था कि जब भी राज्यों के द्वारा या फिर सरकारों के द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा, उल्लंघन किया जाएगा और इसके खिलाफ अगर कोई याचिका न्यायपालिका के सामने लाई जाएगी तो 1 महीने के भीतर न्यायपालिका के द्वारा उस पर फैसला लिया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव को अंततः संविधान में स्थान नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं वो भारत के संघीय ढांचे, चुनावों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए उनका हल होना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो 2 सबसे बड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित हैं वे कश्मीर और चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति के आदेशों को संवैधानिक चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी जानते हैं कि इन आदेशों के द्वारा अनुच्छेद 370 को प्रभावी ढंग से कमजोर कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं डाली गई हैं, इनको चुनौती दिया गया है, जिसमें बहुत सारे संवैधानिक प्रश्न भी छुपे हुए हैं। अगर हम इन प्रश्नों की बात करें तो यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या केंद्र किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का लाभ उठा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो अनुच्छेद 356 है वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में है और यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जब कोई निर्वाचित सरकार नहीं है, विधानसभा का अस्तित्व नहीं है, तो क्या ऐसे समय में केंद्र के द्वारा उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वह सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि भारत के पूरे संघीय ढांचे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों के द्वारा भी अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया है। वैसी राज्य सरकारें जो केंद्र के लिए असुविधा पैदा करती हैं उनको हटाने में इसका दुरुपयोग बहुत बार किया गया है और अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा तो आगे चल करके केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी राज्य सरकार को हटाना बहुत ही आसान हो जाएगा, खास करके धारा 356 का उपयोग करके। यहां पर जो दूसरा संवैधानिक मामला ये बनता है कि क्या संविधान के तहत संघ को जो शक्तियां दी गई हैं, आप सभी जानते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 3 है जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, 2 राज्यों को मिला सकता है, एक राज्य को 2 राज्यों में बांट सकता है। ये अधिकार जो है अनुच्छेद 3 के द्वारा केंद्र को दिया गया है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र को इस अनुच्छेद के द्वारा यह भी पावर दिया गया है कि वह एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दे, जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले कभी भी नहीं किया गया। तो आपने ये सुना होगा कि सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में बदला गया, लेकिन अभी तक हमारे सामने ये एग्जाम्पल नहीं था कि केंद्र ने किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला है। तो यहाँ पर क्या ये पावर अनुच्छेद 3 के द्वारा केंद्र की सरकार को दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस पर भी अभी बहस होना बाकी है और इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। इसी तरीके से
चुनावी बॉन्ड का जो मामला है वो भी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में गए 4 साल से अधिक हो गए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो चुनावी बॉन्ड योजना है वह पॉलिटिकल पार्टीज को असीमित, गुमनाम कॉर्पोरेट चंदे को अधिकृत करती है और यह पूरी तरीके से चुनावी फंडिंग को अपारदर्शी बनाती है, जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो चुनावी बॉन्ड योजना है वह केंद्र में सत्ता में रहने वाली पार्टी का सपोर्ट भी करता है। तो अगर हमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो इस मुद्दे का सॉल्व होना भी बहुत ही जरूरी है और यह पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, वह जल्दी से जल्दी इस मामले को सॉल्व करे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित पड़े हुए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरीके से 2013 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह माना था कि सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को किसी वैधानिक प्राधिकरण के तहत स्थापित नहीं किया गया था, इस मामले को लेकर के भी अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है। हालांकि ये जो फैसला था गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कि सीबीआई को किसी वैधानिक प्राधिकरण के तहत स्थापित नहीं किया गया था, इस पर अभी रोक लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी भी इस मामले का पूरी तरीके से निपटारा नहीं हुआ है और इस पर इन बीच के वर्षों में कभी भी सुनवाई नहीं हुई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है। इसी तरीके से अगर हम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 43D5 की बात करें तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है और आप सभी को ध्यान में होगा कि यह जो धारा है वह किसी भी व्यक्ति के लिए जमानत को असंभव बनाती है और जिसके कारण कई लोग वर्षों से जेल में पड़े हुए हैं। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि अगर हमें हमारे देश में कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को प्रदर्शित करना है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर के इन महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में सुनवाई करनी होगी, अपना फैसला लेना होगा। तभी जाकर के इस देश के लोगों में यह विश्वास बढ़ेगा कि भारत में कानून का शासन है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द गोल ऑफ ए एनर्जी सिक्योर साउथ एशिया और ए टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास और समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में साउथ एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा किया गया है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके द्वारा किस तरीके से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयास पिछले दिनों किए गए हैं। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कहा गया है कि दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या विश्व के 5% भूभाग में निवास करती है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत ही विशाल जनसंख्या का निवास है और उसको देखते हुए जो बिजली की मांग है वो भी काफी यहाँ पर बढ़ी है। यहाँ पर यह कहा गया है कि दक्षिण एशिया में बिजली का उत्पादन 1990 में 340 टेरावाट घंटे यानी कि TWS से बढ़ करके 2015 में 1500 टेरावाट आवर हो गया है। यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में इन देशों के द्वारा काफी प्रगति की गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि बांग्लादेश ने हाल ही में पूरे देश में 100% विद्युतीकरण हासिल किया है, जबकि भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने 2019 में ही 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। अगर हम भारत और अफगानिस्तान जैसे देशों की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत के द्वारा 94.4% और अफगानिस्तान के द्वारा 97.7% विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है। पाकिस्तान इस मामले में बहुत ही पीछे है। पाकिस्तान के द्वारा 73.91% विद्युतीकरण हासिल किया गया है, यानी कि पाकिस्तान को अभी कुछ समय लगने वाला है
पूरे देश का विद्युतीकरण करने में। लेकिन अधिकांश देशों के द्वारा अपने देश के बहुत सारे हिस्सों का विद्युतीकरण कर लिया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि दक्षिण एशिया में भूटान की जो बिजली है वह सबसे सस्ती है, जबकि भारत में बिजली सबसे महंगा है। यहाँ पर यही बताया गया है कि भारत कोयले पर बहुत ही अधिक निर्भर है। इस पर हमने पहले ही बातें की हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में जितना भी बिजली उत्पादन होता है उसका 55% कोयले से संचालित संयंत्रों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो 99.9% ऊर्जा है वह जल विद्युत से आती है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 75% बिजली का उत्पादन प्राकृतिक गैसों से किया जाता है। श्रीलंका तेल पर निर्भर है, वह इससे सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है और श्रीलंका के द्वारा अपने जीडीपी का 6% तेल के आयात पर खर्च किया जाता है। तो यहां पर इस स्थिति को बताने का प्रयास किया गया है कि दक्षिण एशिया में ऊर्जा की स्थिति कैसी है, कौन सा देश किस स्रोत पर ऊर्जा के लिए ज्यादा निर्भर है। यहां पर लेखक के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई है। यहां पर लेखक के द्वारा यह बताया गया है कि जो विद्युतीकरण है वह किस तरीके से विकास और एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। यहां पर इसको समझाने के लिए बहुत सारा डेटा इसमें दिया गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह कहा गया है कि ऊर्जा की खपत में अगर 0.46% की वृद्धि होती है तो इसका मतलब यह होता है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 1% का वृद्धि हुआ है। यानी कि अगर किसी भी देश के द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वहां पर अगर ऊर्जा का खपत बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि उस देश में जो प्रगति है वो भी काफी तेजी से हो रहा है। जो विद्युतीकरण है वह न केवल लोगों के जीवन शैली में सुधार करने में मदद करता है बल्कि देश के जीडीपी में भी सुधार करने में मदद करता है। यानी कि जो देश का विद्युतीकरण है वह पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो बांग्लादेश का जो जीडीपी है उसका 50.3% औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों से आता है और अगर उन्हें अपने उद्योगों को, अपने कृषि क्षेत्रों को सही तरीके से आगे ले जाना है तो इसका मतलब है कि वहां पर उन्हें बिजली का उत्पादन सुचारू करना होगा। तो यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर बांग्लादेश में बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है या फिर अगर उसके द्वारा 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है, इसका मतलब है कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो और तेजी से बढ़ेगा। इसी तरीके से यहां पर यह समझाया गया है कि 2015 में भूकंप आने के बाद नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, लेकिन 2015 के बाद नेपाल ने 7.3% के दर से वृद्धि किया है। उसका जो जीडीपी का जो वृद्धि का औसत है वह 7.3% है और यहां पर यह कहा गया है कि बिजली की जो बढ़ती खपत है नेपाल में वह नेपाल के तेजी से शहरीकरण के कारण हुआ है। यानी कि नेपाल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर यहां पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर जिस देश में बिजली की कमी है उस देश को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। यहां पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है। पाकिस्तान का जो कपड़ा उद्योग है उसमें पिछले दिनों 9.22% का गिरावट आया और इसमें जो सबसे प्रमुख कारण था वो था पाकिस्तान में बिजली की कमी और इसके कारण पाकिस्तान को इस उद्योग में 2014 से अब तक 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है। उसी तरीके से यहां पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर देश में ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया जाए, विद्युतीकरण को बढ़ाया जाए तो उससे जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको पाने में भी मदद मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। यहां पर कहा गया है कि बांग्लादेश इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप सभी को पता होगा कि जो ग्रामीण बांग्लादेश है जहां पर ग्रिड के माध्यम से बिजली पहुंचाना असंभव है, वहां पर बांग्लादेश सरकार के द्वारा उन सभी लोगों को
सौर ऊर्जा से बिजली दिया जा रहा है और यहाँ पर यह कहना है कि अगर बांग्लादेश सौर ऊर्जा से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली की सप्लाई कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो सतत विकास लक्ष्य का जो 7वां पॉइंट है, जो कि ये कहता है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है, उस दिशा में बांग्लादेश ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। यानी कि अगर किसी देश के द्वारा अक्षय ऊर्जा को लेकर के काम किया जा रहा है तो यह सतत विकास लक्ष्य का जो 7वां पॉइंट है उसको पाने में उस देश को मदद करने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि बांग्लादेश का जो सौर ऊर्जा को लेकर के योजना चल रहा है उसमें यह कहा गया है कि इस योजना में 1 लाख से ज्यादा महिला सौर उद्यमियों को शामिल किया जाएगा, जो कि सतत विकास लक्ष्य का जो 5वां पॉइंट है जिसमें यह कहा गया है कि सभी देशों को लैंगिक समानता प्राप्त करना है और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है, उस दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। उसी तरीके से अगर देशों के द्वारा बिजली की सप्लाई के लिए जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार किया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इन देशों के द्वारा SDG 9 जो कि लचीला बुनियादी ढांचे का विकास, टिकाऊ औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है, उसको पूरा करने में इन देशों को मदद करता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम ऊर्जा का उपयोग किफायती तरीके से करते हैं तो यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार करने में भी मदद मिलता है। यानी कि जो SDG 4 है जिसमें यह कहा गया है समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, उस ओर देशों के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर किसी देश के द्वारा अपने देश में भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है जिससे कि लोगों को रोजगार ही मिलता है, तो यहाँ पर जो SDG 1 है जिसमें गरीबी को हटाने की बात कही गई है, उस ओर इन देशों के द्वारा कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर SDG 3 को लेकर के बातें कही गई हैं जिसमें यह कहा गया है कि सभी उम्र के लोगों को स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना, उस लक्ष्य को पाने में भी यह देशों की मदद करता है, क्योंकि बिजली का उपयोग करके आप डिजिटल माध्यम से दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस देश में विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है वह देश तेजी से विकास भी करेगा और जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उसको भी वह पूरा करेगा। यहाँ पर क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार को लेकर के भी चर्चा किया गया है लेखक के द्वारा। लेखक का यह कहना है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क ने 2014 में क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग ढांचा तैयार किया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र के देशों के द्वारा बहुत सारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते किए गए हैं ऊर्जा व्यापार को लेकर के, जिसमें जो प्रमुख समझौते हैं उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे भारत और नेपाल के बीच में पेट्रोलियम पाइपलाइन का सौदा, भारत और भूटान के बीच में जल विद्युत संयुक्त उद्यम का सौदा, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत के बीच में गैस पाइपलाइन को लेकर के बातें जारी हैं। ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच में भी इसी तरह के समझौते किए गए हैं। इसी तरीके से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, जिसे हम तापी पाइपलाइन परियोजना कहते हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो रहा है। तो लेखक का ये कहना है कि इन देशों के द्वारा ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर के भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को 1200 मेगावाट बिजली का निर्यात किया जाता है। भूटान के द्वारा भारत को जल विद्युत का निर्यात किया जाता है। भूटान के द्वारा जितनी भी पनबिजली बनाई जाती है उसका 70% वो भारत को निर्यात कर देता है, जिसकी कीमत लगभग 100 मिलियन US$ के बराबर है। दूसरी ओर नेपाल भी भारत को पनबिजली बेचता है। तो इन देशों के बीच में ऊर्जा व्यापार भी सही तरीके से हो रहा है, उसको और आगे बढ़ाने को लेकर के इनके द्वारा लगातार बातचीत किया जा रहा है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ना है।
आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है डाटा इंटरप्टेड और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन और सरकारी नीति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की आधिकारिक सांख्यिकी मशीनरी के द्वारा ये कहा गया है कि वह जुलाई 2022 से अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय संरक्षण को फिर से शुरू करने जा रहा है, जो कि परंपरागत रूप से हर 5 वर्ष में किया जाता है। अगर यह सर्वेक्षण सफल होता है तो इसके परिणाम 2024 के उत्तरार्ध में जारी कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि सरकार इसे रिलीज करने की अनुमति दे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जुलाई 2022 से अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय संरक्षण शुरू किया जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जो पिछला सर्वेक्षण हुआ था, यानी कि 17-18 में जो सर्वेक्षण हुआ था, उसे सरकार के द्वारा प्रकाशित करने की मंजूरी नहीं दी गई थी। और यहाँ पर इस सर्वेक्षण के जो निष्कर्ष निकले थे वो काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि 1972-73 के बाद ये पहली बार है जब परिवारों के द्वारा मासिक प्रति व्यक्ति खर्च में गिरावट देखा गया है। खास करके ग्रामीण परिवारों में 2011-12 की तुलना में तेजी से गिरावट आया है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि भारत में जो लोगों की आय है वह घटी है, लेकिन सरकार के द्वारा इसे प्रकाशित नहीं किया गया। और यहाँ पर लेखक का यह कहना है कि अर्थव्यवस्था के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर आधिकारिक आंकड़ों की अनुपस्थिति जो गरीबी के स्तर का खुलासा करते हैं, जीडीपी को रीबेस करने में मदद करते हैं, निजी निवेश के निर्णय लेने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका नहीं होना भारत के लिए हानिकारक है। और इसलिए यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि अगर ये सर्वेक्षण होते हैं तो सरकार को इन्हें जारी करना चाहिए, जिससे हमारे देश की जो स्थिति है, लोगों की जो स्थिति है, उसका खुलासा हो सके। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरिल द्वीप समूह पर रूस और जापान के अलग अलग दावे क्या हैं? रूस और जापान के बीच हुए अंतर्राष्ट्रीय संधियों के परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस पर हमने बहुत ही लंबी चर्चा की है। उन सभी बातों का आप यहाँ पर उपयोग करें और इसका विश्लेषण करने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश में कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को बनाए रखने के लिए अदालत के समक्ष लंबित महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों को सुनना और तय करना क्यों आवश्यक है? इस पर अपने विचार रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये समझाना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही बड़े संवैधानिक मुद्दे से जुड़े हुए केसेस पड़े हुए हैं, अगर उनका निपटान सही तरीके से नहीं होता है, समय पर नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति जो आशंकाएं हैं उसको और मजबूत करता है। देश में कानून के शासन को स्थापित करने के लिए इन संवैधानिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है, लोगों को दिए गए अधिकार के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी बातों को यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। आशा करता हूं कि आपको आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर ध्यान से सुनेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।